हेलो फ्रेंड, वेलकम दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि 2019 पार्ट ए को डिस्कस कर रहे हो, भी HCU हैदराबाद यूनिवर्सिटी का। मतलब हम लोग PYQ को टारगेट कर रहे हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। चलिए हम इस वीडियो को देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ही सरल है। सिर्फ दिखाया गया है कि मतलब इसको डिफ़िकल्ट बनाया गया है, बट है बहुत सरल। क्यों? देखो, यहाँ पूछा गया है इंसुलिन ए एंड बी फ्रेगमेंट आर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड एज अ फ्यूजन प्रोटीन विद द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एट द एंड टर्मिनस इफ मेथियोनिन, दैट इज अ पॉइंट। ये यहीं पर ध्यान देना है कि मेथियोनिन ये इज एट द जंक्शन ऑफ द फ्यूजन प्रोटीन। मतलब कह रहा कि एक यहाँ पे है, इसके बीच में यहाँ पे मेथियोनिन है फ्यूजन प्रोटीन के रूप में, और ये है। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज फ्रॉम द इंसुलिन ए एंड बी फ्रेगमेंट। तो मान लो कि ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है आपका, और इधर आपका इंसुलिन ए और इंसुलिन बी फ्रेगमेंट है। मान लो ये इंसुलिन ए एंड इंसुलिन बी है, बट यहाँ पे मेथियोनिन है। तो हमें इन दोनों को रिमूव करना है। तो डेफिनेटली हमें वो कंपाउंड यूज करना होगा जो कि मेथियोनिन के साथ कट करे, या जो मेथियोनिन रेसिड्यूज पर क्या करे, क्लीव करे। मीन्स वो कंपाउंड या वो क्लीवेज जो मेथियोनिन क्लीव्स एट मेथियोनिन रेसिड्यूज। मेथियोनिन रेसिड्यूज पे जो क्लीव करता है वो हमें पता होना चाहिए। और जो मेथियोनिन रेसिड्यूज पे क्लीव करता है वो जो है आपका साइनोजेन ब्रोमाइड है। साइनोजेन ब्रोमाइड जो है यह मेथियोनिन पे क्लीव करता है। क्या? साइनोजेन ब्रोमाइड ब्रोमाइड साइनोजेन ब्रोमाइड जो होता है वो मेथियोनिन पे क्लीव करता है। तो डेफिनेटली अगर हमें मेथियोनिन पे उसे रिमूव करना है तो हमें साइनोजेन ब्रोमाइड ट्रीटमेंट देना होगा। ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किसी PYQ में ये पहले ही पूछा जा चुका है। और साइनोजेन ब्रोमाइड मेथियोनिन पे कट करता है, ये बात मैंने वहाँ भी बताया था। अगर हम ट्रिप्सिन डाइजेशन की बात करें तो ट्रिप्सिन डाइजेशन में कहाँ पे होता है, ये यहाँ पे याद रख लो। कार्बोक्स, ये भी मैं बता चुका हूँ बट मैं बता दूँ फिर से। कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ आर्जिनिन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ आर्जिनिन और लाइसिन। लाइसिन और आर्जिनिन के कार्बोक्सिल ग्रुप पे ट्रिप्सिन डाइजेशन होता है। पेप्सिन डाइजेशन जो है यह आप, ये भी इसके ऊपर भी 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। ये एंटीबॉडी को डाइजेस्ट करके Fb'2 एंड Fc फ्रेगमेंट देता है। और एमाइलेज डाइजेशन जो है स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। करेक्ट? ये डाइजेस्ट है स्टार्च। इस क्वेश्चन में मेथियोनिन पे कट करना था, इसलिए साइनोजेन ब्रोमाइड ट्रीटमेंट हमें यूज करना होगा। ये क्वेश्चन काफी सरल था, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड बाय। सिंपल सी बात है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में हम क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल लेते हैं और प्लाज्मा सेल को हम माइलोमा सेल के साथ
या माइलोमा से अच्छा हम यहाँ पे लिख दे कैंसर, कैंसर सेल के साथ। इन दोनों को हम फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने से मान लो ये नॉर्मल, ये प्लाज्मा सेल्स है, नॉर्मल सेल्स है जो कि हमने स्प्लीन से निकाला है, और ये आपका कैंसर सेल है। ये जो चीज़ बना इसे हम बोलते हैं हाइब्रिड, और इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं हाइब्रिडोमा। तो इसका करेक्ट आंसर है कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। ये क्वेश्चन काफी इजी है अगर आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता है तो। इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि पी के इज इक्वल फॉर द वीक एसिड। तो पहले आपको हम बता दें कि पी के और पी एच में क्या है। एंडरसन हैसलविच इक्वेशन अगर आपको पता है तो वो होता है कि पी एच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ए अपॉन ए माइनस अपॉन एच है, जो कि ए माइनस दैट इज अ एसिड, और एच ए जो है, एच ए जो एच ए है दैट इज अ कॉन्जुगेट बेस। एच ए क्या आपका कॉन्जुगेट बेस। अगर हम आपसे इस वाले इक्वेशन में ये कहे कि इफ ए डैश इज इक्वल टू एच ए, मतलब एसिड और कॉन्जुगेट बेस इन दोनों को आप इक्वल कर दो, एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों को आप इक्वल कर दो। जैसे इन दोनों को इक्वल करोगे मतलब यहाँ पे आपका आएगा पी एच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ए माइनस अपॉन एच ए। ये हो जाएगा पी एच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग 1 पी एच इक्वल टू पी के प्लस 0, मतलब पी के इक्वल टू पी एच। देखो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या, इट्स रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, इसमें मॉलिक्यूलर मास की कहीं बात हुई नहीं है। पी के बी ऑफ अ कंजुगेट बेस, ऐसा भी कोई बात नहीं है। ये क्या है लिखा देखो, द pH of the solution containing equal amount of acid and its conjugate base, that is the point ना। एसिड और कंजुगेट बेस का इक्वल अमाउंट अगर हम यूज करते हैं तो उस सोल्यूशन का पीएच उस एसिड के, वीक एसिड के पीके के इक्वल होगा। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स कैन बी वेरीफाइड इफ द कॉम्प्लेक्स इज डिसोसिएटेड बाय। देखो पहला ऑप्शन में दे रखा है प्रोटीएज ट्रीटमेंट। प्रोटीएज ट्रीटमेंट में क्या होता है, वह हमारा पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेगा, और पेप्टाइड बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना कि हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। हाई साल्ट से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को वीक किया जाता है, और न्यूक्लिएज से भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ा जाता है। ये सब के सब एलिमिनेट हो गए। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है यह नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करता है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। तो अगर हम इसे क्या करेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालेंगे तो हाइड्रोफोबिक नेचर से अगर प्रोटीन डीएनए न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स बना होगा तो वहाँ का हाइड्रोफोबिक नेचर वाला मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चला जाएगा, और ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो यह प्रूव करेगा कि हाइड्रोफोबिक नेचर है।
प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड इंटरेक्शन में। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते थे, बट आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। और हाइड्रोफोबिक का मतलब जो कि घृणा करें। यहाँ पे है द रिस्ट्रक्शन एंजाइम आर नेम्ड फॉर। रिस्ट्रक्शन एंजाइम का नाम जैसे इको आर है, बैम, H1, ये सब जो नाम है, ये सब कहाँ से आया गया है? ये सारे नाम बैक्टीरिया से आए गए थे, जहाँ से वो एंजाइम डिस्कवर किया गया था। ये सारे नाम कहाँ से आए हैं? ये सारे नाम वहाँ से आए हैं जहाँ से ये एंजाइम डिस्कवर किया गया था। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, डेफिनेटली आप लोग इसको गलत करोगे, मैं बता दूं क्यों। यहाँ पे लिखा है द गामा P32 लेवल न्यूक्लियोटाइड आर यूज इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन ऐसे द नेसेंट ट्रांसक्रिप्ट इज। क्वेश्चन में आप या अनलेवर्ड लगाओगे या फिर लेवर्ड अगर लगाओगे तो अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इंक्रीज करने की बात कर सकते हो, लेकिन आप इसको ध्यान से समझो। पहली बात तो अनलेवर्ड होगा नहीं, होगा तो लेवल्ड ही, अनलेवल तो नहीं होगा, होगा लेवल। चलो हम इसको समझाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या होगा। जैसे ही आप न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर की बात करते हो तो यहाँ पास कहीं पास ये शुगर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका नाइट्रोजिनस बेस होता है, ये भी सही है। यहाँ पे आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है, यहाँ पे O होता है, ठीक है। और डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, एक हो गया ये, फिर एक ऑक्सीजन, फिर एक P, फिर डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, फिर यहाँ से एक O, फिर ये यहाँ पे P डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH बॉन्ड OH, बीच में ये शुगर है, ये हो गया, दिस इज कॉल्ड अल्फा, दिस इज कॉल्ड बीटा एंड दिस इज कॉल्ड गामा। जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन में mRNA जो बनता है, DNA, देखो DNA से DNA जो है रेप्लिकेशन कहलाता है, DNA से mRNA का फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो जब हम ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं तो न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है, और जब न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है तो यहाँ से यह क्लीव होता है, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करते हुए जब जा रहा होता है तो ये यहाँ पे क्लिक करके PI बाहर निकालता है। मतलब जब भी आप ऐड करोगे एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ तो यहाँ से PPI बाहर निकलेगा, मतलब बीटा और गामा फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा। फिर न्यूक्लियोटाइड ऐड करोगे, फिर न्यूक्लियोटाइड ऐड करोगे, हर जगह बीटा गामा बाहर निकल जाएगा। आपने लेवल किसको किया था? गामा को लेवल किया था। तो अगर आप ये सोचते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे अनलेवल्ड लिख के चले आओगे, बट सरप्राइजिंगली आपने ये बात नहीं सोचा कि इसके 5 प्राइम पे, पहले वाले के 5 प्राइम पे ये गामा ऐसे ही रहेगा और यह रेडियो एक्टिव है। आंसर क्या होगा? इस पोजीशन के अलावा बाकी कहीं पे भी रेडियो एक्टिव गामा नहीं है। दैट इज द रीजन कि कितना भी ट्रांसक्रिप्ट की साइज बढ़ जाए बट रेडियो एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, बट लेवल तो होगा। दैट इज द रीजन करेक्ट आंसर इज लेवल्ड बट द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी रिमेन कांस्टेंट रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ अ ट्रांसक्रिप्ट। दैट इज द करेक्ट आंसर। मे बी आपको समझ में आया होगा। ये स्टैट्स का क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इन्होंने पूछा द बॉडी वेट ऑफ द 5 इंडिविजुअल, लेकिन आपको यहाँ पे बस एक चीज़ समझना है कि हम बॉडी वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख ले। आई विल सजेस्ट दैट कि राइट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 1 1 10 होगा सबसे पहले, फिर आएगा 1 1 6, फिर आएगा 124, फिर आएगा 132, फिर आएगा 168।
देखो, दो तरीका है। एक तरीका है मीडियन कैसे पता लगाते हैं। अगर मीडियन में हम n गिनते हैं, अगर n आपका क्या है, दो कंडीशन हो सकता है, इवन हो सकता है और ऑड हो सकता है। अगर इवन है तो n/2 प्लस n+1/2 टर्म को ऐड कर दे और दो से डिवाइड कर दे तो ये मीडियन होगा, ये मीडियन होगा। और यहाँ पे अगर ऑड है तो सीधे n+1/2 टर्म जो है ये आपका मीडियन होगा। यही तरीका है। अगर इस हिसाब से आप देखोगे तो 1 2 3 4 5, ये आपका 5 है, तो 5+1/2 = 6/2 = थर्ड टर्म, 1 2 3 थर्ड टर्म। ये एक तरीका है, बट मैं ये आपको नहीं बोलूंगा। मैं ये बोलूंगा देखो आपका इसका मीडियन बताना है, और मीडियन इज अ मिड पॉइंट ऑफ द सीरीज। सीरीज का जो मिड पॉइंट होता है वो मीडियन होता है। इसका मिड पॉइंट देख लो, दो आप इसको हटा दो, दो आप इसको हटा दो, बचा एक है 124, दैट इज अ मिड पॉइंट, मीन्स 124 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, बट तरीका से कैसे करना है वो मैंने ऊपर आपको बता दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।